हेलो एवरीवन, आज है हमारे साथ मृदुल पांडे जो दिल्ली से ही हैं और दिल्ली में इनका सपना था इनको जॉब मिले, तो फाइनली जीएसटी इंस्पेक्टर इनको मिला है और इनकी रैंक 255 है। ठीक है, 255 है ना मृदुल? तो 255 है। 2023 जो अभी रिजल्ट आपका सीजीएल का आया है। तो छोटे छोटे इंटरव्यूज हम लोग ले रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि देखो टीचर आपको बताते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसे प्रिपेयर करना है, लेकिन जब वही बातें आप अपने दोस्तों के मुंह से, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मुंह से सुनते हैं तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर भाई का सिलेक्शन हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं, हम भी मेहनत करें। सो हर इंटरव्यू का जो एम होता है वो यही होता है कि हर स्टूडेंट अपने आप को कनेक्ट कर पाए, मोटिवेशन ले पाए, साथ साथ जानकारी ले पाए कि कौन सा सब्जेक्ट मैं और किस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ। होता है ना, जिस सब बीतती है वही जानता है, और जो भी सिलेक्ट होता है वो बहुत गजब की मेहनत करता है, मजाक नहीं होता है। टॉपर्स की रैंक में अपने आप को लेकर आना बहुत कड़ी मेहनत होती है उसके पीछे। तो आज मृदुल के मुंह से सुनेंगे हम क्या क्या उन्होंने किया, कैसे क्या स्टार्ट किया, क्या था। छोटा सा इंटरव्यू रखेंगे, बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है, लेकिन सीरियस देखिएगा उस इंटरव्यू को और उसके बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाइएगा। सो मृदुल, आपका स्वागत है और अपना आप कंप्लीट नाम बताएं। एड्रेस तो मैंने बता ही दिया, दिल्ली से ही हो आप, उत्तम नगर से। और बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका? बैकग्राउंड मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया है डीयू हंसराज कॉलेज से। ओके। और उसके बाद मैं कुछ दिन तक ट्यूशन्स पढ़ाता था फिजिक्स के ही, और उसके बाद मैंने कुछ दिनों तक कुछ इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है। अच्छा, इंस्टीट्यूट में आपने मतलब 11th-12th को फिजिक्स पढ़ाया आपने? जब आप ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स कर रहे थे तब आप पॉकेट मनी मतलब वहां से चालू कर दिया आपने? बहुत बढ़िया, ये मैंने भी किया था। जब मैंने 11th-12th जैसे ही की तो 11th-12th को फिर वो पढ़ाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो टीचिंग में इंटरेस्ट था या कैसे आए? इंटरेस्ट था मेरा। इंटरेस्ट था। तो वहाँ से फिर तो होम ट्यूशन किया या सेंटर्स होम ट्यूशन किया था, घर पे भी पढ़ाया था, लेकिन वही है कि उसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था शेड्यूल, और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सेल्फ स्टडीज़ भी, क्योंकि फिर या तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता और या तो आगे के लिए प्रिपेयर करता गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो कुछ दिनों तक मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी की, 1-2 साल। 2000 तो ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी की? उसके बाद हाँ, 2021 से 2021 से मतलब 22 में मैंने पहले अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का प्री, और 23 का भी दिया है। लेकिन नहीं हुआ प्री में उसमें, और साथ साथ सीजीएल का मैंने 22 का दिया था पहला, और उसमें मेरे मेंस में 237 आए थे 390 में से। ओके। तो उसमें तो कट ऑफ क्लियर होती ही नहीं होती। तो मैंने 2022 में आपका एग्जाम रह गया था सीजीएल का? बहुत बहुत बुरी तरीके से। तो 2023 का फिर आपने अभी दिया? उसके लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। तो उसी में मैंने आपका भी यूट्यूब पे भी लेक्चर देखना स्टार्ट किया अच्छे से, और फिर बैच भी लिया। तो मैंने आपका सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो वीडियो थी वो देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी बहुत। उसका जो मैराथन लेक्चर था 3 घंटे का, शायद 3 घंटे का है वो। तो मैंने वो पूरा देखा था क्योंकि मुझे उसमें बहुत दिक्कत आती थी। मैंने देखा कि इंग्लिश में कौन से पार्ट्स है जहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। तो उसमें मैंने आपका एक तो नाउन की जो आई थी वो वाली वीडियो, बहुत पुरानी वीडियो है शायद, बहुत नाउन मैराथन, शायद 5-6 साल पुरानी, लेकिन वो बहुत अच्छी है, बहुत उसका अच्छा, मतलब मैंने देखा उस पर व्यूज भी अच्छे हैं और रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने देखा, तो उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और फिर आपकी जो आजकल के जो PYQs आप अपलोड कर रहे हैं वो भी मैंने सारे देखे थे। तो वो बड़ा बेनिफिट रहा उन चीजों का। तो PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबको कहना चाहूंगा कि PYQs जरूर करिए, क्योंकि पैटर्न हर दिन अपडेट होता रहता है। जैसे इसी बार मेंस में आपने भी देखा होगा, एक नया क्वेश्चन आया था, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, जो कि पिछली बार भी मेंस में नहीं था, है ना। पिछली बार था आपको टोन थीम ज्यादातर यही पूछता है। इस बार एक और नया क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चर। तो उन टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए सर ने जो एनालिसिस करवा रखी है वो बहुत यूजफुल है। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, इनका कहने का मतलब है कि अपने आप को अपडेटेड रखो, क्योंकि अपडेटेड वही है जो समय के साथ बदलता रहेगा, वही इतिहास रचेगा। ये नहीं कि आप पुरानी तैयारी कर रहे हो या अपने आप में अपडेट नहीं ला रहे हो। कई बच्चों का पता है क्या होता है मृदुल, एग्जाम जैसे नियर बाई होता है ना, फोन को एकदम स्विच ऑफ करके साइड में रख देंगे। तो ये ड्रामे से, मेरे हिसाब से ड्रामा लगता है मुझे, क्योंकि आप फोन को या किसी भी रिसोर्स को यूज कीजिए, पढ़ाई के लिए कीजिए, उतना आपको जो है अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं, PYQs मैंने YouTube पे शायद एग्जाम से जस्ट पहले ही कराने स्टार्ट किए थे, एनालाइज वगैरह। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अदरवाइज आप पिछड़ जाएंगे, फिर लड़ाई लड़ नहीं पाओगे। और सेकंड अटेम्प्ट में फिर 255 रैंक, तो वो क्या 2022 का गुस्सा उतारा था इस पे? तो कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि मुझे एक तो मैंने जॉब छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, तो एक तो मुझे उसका भी थोड़ा सा था कि मैं कोई चीज़ सैक्रिफाइस कर रहा हूं, तो उसका मतलब पेबैक मिलना चाहिए मुझे, तभी उसका कोई फायदा है। और तो ये सब समझदारी वाली बातें आपको आ गई या किसी ने कुछ बताया? नहीं सर, आप ही के लेक्चर्स में जो आप बच्चों को बीच में बताते रहते हैं, जैसे किसी ने कोई कमेंट करा कि मुझे परेशानी हो रही है या मुझे उसकी याद आ रही है कुछ, तो उस पर आप सुनाते थे अच्छे से। तो मुझे लगता था कि यार ये तो मतलब एकदम जेन्युइन है, इनसे तो पढ़ना ही चाहिए। आपसे और मैथ्स के लिए गगन सर
उनसे हाँ, भी, वो भी तो डांट के गलत, पढ़ाते हैं। हाँ, तो दोनों का ही स्टाइल जो है काफी अच्छा है पढ़ाने का। तो मुझे मतलब अब और आज के डेट में भी मैं कहना चाहूंगा, जैसे पहले मेंस का पैटर्न था सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आती थी, तो अभी भी अगर आप ध्यान से देखें तो मोर देन 60 to 70% जो वेटेज है वो इंग्लिश और मैथ्स का ही है। पर आजकल बच्चों में मेंटालिटी ये हो गई है कि बस पूरे दिन जीएस पढ़नी है, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी है, इंग्लिश तो हो ही जाती है। ये लेकिन है हाँ, मेंटेलिटी है, या रीजनिंग के बारे में कई बार ये रीजनिंग ले के आते बारे हैं में तो कि आ ही लेकिन जाएंगे मार्क्स और आने नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि इंग्लिश ही अभी भी, इंग्लिश और मैथ्स ही अभी भी सिलेक्शन दिलाएंगे। हाँ, भले आपकी रैंक इंप्रूव होगी तब जब आप जीएस पढ़ोगे अच्छे से, लेकिन बिल्कुल। पहले तो आपको सिलेक्शन कंफर्म करना है। सिलेक्शन अरे कंफर्म करने के लिए आपको इंग्लिश और मैथ्स ही पढ़नी चाहिए पहले अच्छे से। भाई अच्छा पॉइंट मृदुल ने जोड़ा है कि आप मैथ्स और इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए, आप सिलेक्शन पक्का कीजिए अपने मॉक टेस्ट में, फिर पेपर से पहले पुश कीजिए अपने आप को, क्योंकि अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग साथ साथ आपकी हाँ, स्ट्रॉन्ग होती हाँ, चली रही है। फिर जीएस पे जो आप अपना पूरा का पूरा जो है टारगेट रख के चलिए, क्योंकि कई बार स्टार्टिंग में बच्चा क्या करने लग जाता है, जीएस पढ़ने लग जाता है, और पता चला कि ये आप यूपीएससी सेक्शन की बात नहीं कर रहे हो, आप सीजीएल की सेक्शन की बात कर रहे हो। वहां मैथ्स और इंग्लिश को एकदम पुश करके स्टार्ट कीजिए, सिलेक्शन पक्का हुआ, फिर अपना रीजनिंग आपको मैथ्स के साथ अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ाती चली जाएगी और जीएस पे अपना कमान कीजिए। अच्छा, इंग्लिश में आपका इंग्लिश मीडियम ही रहा होगा फिर बैकग्राउंड, इंग्लिश मीडियम ही था। तो वहां से हेल्प मिल गई होगी आपको बहुत काफी सारी, हेल्प मिली मुझे, वोकैब में खास करके बहुत हेल्प मिली, याद रह जाती होगी आराम से और पढ़ एक तो के। मैं पहले वेब सीरीज भी देखता था, मतलब पिछले 2-3 साल अच्छा। नहीं, लेकिन पहले मैं देखता था, तो उससे वोकैब मेरी काफी इंप्रूव हुई थी, अच्छा। जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मुझे तो नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ काफी जो जैसे सेंटेंस के ही फॉर्मेशंस हैं, तो जैसे वो लोग बोलते हैं या न्यूज़पेपर से भी, हाँ, वहाँ पिक्चर से अंदाजा लगा लेते हैं ना, इसका नीचे मीनिंग ये निकल सबटाइटल रहा में ऑन होगा, करके देखता था। सबटाइटल। हाँ, तो उससे मुझे बहुत हेल्प होती थी। कोई नए वर्ड्स दिखे तो उसका, मैंने पहले भी मेरी आदत थी कि अगर किसी शो में भी कोई नया वर्ड दिखता था मुझे, तो मैं इंस्टेंट उसका मीनिंग सर्च करता था कि क्या होता है। अच्छा। जैसे क्लैंडस्टाइन हो गया या ओवर्ट हो गया, ये सब वर्ड्स हम कभी नॉर्मल डेली लाइफ तो में सुनने में दिखते नहीं, लेकिन हाँ उसमें आपको उसमें दिख जाता है, तो आप अच्छा कोई नया वर्ड आप देख लो फिर वो दिखाई भी देने लग जाता हाँ, है। अपने आप ये बहुत बार होता है सबके साथ। पहले वो वर्ड का मीनिंग नहीं है, और आज आप किसी को मतलब बता दो, आज के बाद वो सब दिखने लग जाएगा। ये चीज मैंने भी नोटिस की है ना, हमेशा ये होता है। चलिए जी, तो वोकैब तो देखो मृदुल की स्ट्रॉन्ग थी, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड था, क्योंकि हिंदी मीडियम को बेसिकली प्रॉब्लम आती है वोकैब में, याद करते हैं भूल जाते हैं, तो बार बार रिवाइज कीजिए छुटकू। वोकैब तो कॉम्प्रिहेंशन फिर, हाँ कॉम्प्रिहेंशन के लिए सर वही मैंने आरसी के आपके जो पार्ट्स वाले आपने एक वीडियो डाली थी, इसमें पार्ट्स करके एक्सप्लेन किया था कि थीम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिटिकलिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने उसको पहले तो देखा एक बार, पहले तो 1x पे देखा, फिर 1.5x पे देखा। अच्छा, दो बार, और फिर मैंने नोट किया उसको। फिर मैंने पॉज करके एक एक चीज आपने बताई थी वो मैंने नोट करी, और फिर मैंने देखा कि उसमें क्या आप स्पेशल पॉइंट्स बता रहे हो जहाँ पे बच्चे एरर करते हैं। फिर मैंने देखा क्या मैं मॉक में वही एरर कर रहा हूँ, तो मैंने देखा उसमें से कम 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी एरर कर रहा था, जो मुझे पता नहीं चल रहे थे ठीक कैसे करूँ। तो फिर मैंने देखा और उसको फिर एनालाइज किया, ध्यान से सोचा, एक बार सेल्फ एनालिसिस भी किया अकेले में बैठ के कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। उसके बाद मैंने मॉक देने स्टार्ट किए, और उसके बाद जब मॉक देने स्टार्ट किए तो मेरा एवरेज स्कोर हमेशा 120 प्लस ही रहता था, ऑलमोस्ट 135 में से। हाँ, 120 प्लस ही रहता था, कभी कभार 115, नहीं तो 127, 128, 135 भी कई बार आए थे मेरे, लेकिन जैसे इस बार भी मेरे 127 आए हैं आउट ऑफ 135। हाँ, बहुत बढ़िया। तो टेंटेटिव में भी वही थे और फाइनल में भी वही है, सेम। ठीक है, तो मृदुल मॉक टेस्ट को आप एनालाइज कैसे करते थे? बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का। मॉक टेस्ट एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपका पूरा प्रिपरेशन का एक तरीके से मिरर दिखाता है आपको, कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, और सही पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो। कई बच्चे होते हैं मॉक टेस्ट देने से बहुत डरते हैं, और कई बच्चे होते हैं जो केवल 1-2 प्लेटफॉर्म्स जो फेमस प्लेटफॉर्म्स है केवल उन्हीं का मॉक टेस्ट देते रहते हैं। तो मैं तो पहले ये कहना चाहूंगा कि आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पहले ये देखो कि आपने एक बार किसी से कुछ पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है पहले से। कई बच्चों तो डायरेक्ट मॉक टेस्ट देते हैं, ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको अगर आइडिया नहीं होगा क्या सिलेबस है और कैसे पीवाईक्यूज आ रहे हैं, तो फिर आप इररेलेवेंट मॉक टेस्ट भी सीरियसली लेने लग जाओगे। जैसे कई होते हैं मॉक टेस्ट, उनका जबरदस्ती वो लेवल हाई कर देते हैं, हाई कर देते हैं जिसका वास्ता है ही नहीं दूर दूर तक। तो फिर उनसे आपका मॉक का स्कोर कम आएगा, आप सोचोगे मुझे कुछ नहीं आता। कोई बहुत इजी होंगे, आपका एकदम ही 350 आ जाएगा, आप सोचोगे आपको सब कुछ आता है। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स जो है ना, एक्सट्रीम्स को आपको अवॉइड करना है। आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, ना बहुत ज्यादा दुखी होना है कम स्कोर आने पे। जैसे मेरा ही मॉक टेस्ट में एक बार स्कोर 280 भी आ रखा है, 250 भी आ रखा है इनफैक्ट स्टार्टिंग में, और 350 भी आ रखा है, 359 तक आ रखा है मेरा मॉक में। तो इससे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपका मतलब क्या लेवल है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता या मुझे सब कुछ आता है। आप बस देखो कि किसी भी मॉक में आपके जो मिस्टेक्स हुए हैं, क्या वो आपको आता था इसलिए हुए हैं, या फिर आपको आता ही नहीं था। आता ही नहीं था तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा, और आता था फिर भी मिस्टेक हुआ है तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट में
दिक्कत गड़बड़ है। है। हाँ। बहुत बढ़िया। देखो, ये एनालाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि गलती जो हुई है उसको देखो। आपने पढ़ा ही नहीं या कुछ नया आया है, ठीक है, तो कुछ नया है या पढ़ा नहीं तो पढ़ लो। अगर आते हुए गलती हो रही है वो सिली मिस्टेक्स होती हैं और वो तकरीबन होती हैं स्टार्टिंग में। अगर हाँ, कॉमन चीज़ है। बच्चा और कई बार तो बाहर आके बोल रहा होता, नहीं सर मैंने तो सही मार्क किया था, पता नहीं बी कैसे दिखा रहा है। वो थकावट की वजह से, प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपना मॉक टेस्ट जो है ना, आपका डर, वो भय एग्जाम को बिल्कुल दिखाता है। और मृदुल ने बहुत एक अच्छी बात कही कि कुछ भी आ रहा है तो सीधा ये नहीं कि कर लिया या उसी से खुश या दुखी हो गई, चेक भी कर लो पेपर के हिसाब से मॉक टेस्ट है भी कि नहीं है। आज के लिए कॉमन चल रहा है, टेलीग्राम पे कोई भी पीडीएफ आई, बच्चे ने याद कर लिया, वो पता नहीं गलत है सही है, वो चेक ही नहीं करना है, कुछ भी मिला बस दे देना। इस चीज के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बार बार PYQs के टच में रहो। जैसे लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं, DDASO का हुआ है अभी, और बाकी इसरो असिस्टेंट का हुआ है। जितने भी एग्जाम्स हैं, आप भले दो ना दो, लेकिन उनके क्वेश्चन पेपर को जरूर अटेम्प्ट करो। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा इंग्लिश तो आप बैंकिंग लेवल का भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में आप CGL में भी बैंकिंग लेवल के थोड़ा सा क्वेश्चन है। और वोकैब तो देखो वही है ना, इंग्लिश को आप या कोई भी टॉपिक को आप क्या कह दोगे, खाली CGL के पढ़ा दो 10 सर हमें बैंकिंग के लिए मत पढ़ाओ। आप ये सोचो कि आप CHSL हो, MTS हो, CPO हो, कोई भी एग्जाम हो जिसका क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ रहा है, और इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगी, उसमें तो कुछ चेंज होगा, सिंपल है। तो इसलिए हर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को आप देखो। एक और बढ़िया पॉइंट है, तो और सब याद रखिएगा इसको कि आप दो कोई PYQ से मतलब ये नहीं कि खाली CGL के दिन, MTS CHSL हर एग्जाम के अपना दे के चलेगा। बहुत बढ़िया मृदुल। तो मृदुल, अगर कोई नया बच्चा है वो GS पढ़ना स्टार्ट करना चाहता है तो वो क्या करे, कहाँ से स्टार्ट, कौन सी? NCERT। आप सबसे पहले 9th-10th की NCERT पढ़ो, क्योंकि 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चंस उसी से बनेंगे। जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री, जिसमें भी आपको, जैसे अब मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे साइंस की NCERTs आती थी, लेकिन हिस्ट्री की नहीं आती थी, पॉलिटी की नहीं आती थी, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इन सबसे। बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले वही किया कि मैंने 9th-10th की NCERT उठाई थी और दोबारा से उसको एक बार पढ़ा, और साथ साथ जो वो PYQs करवा रहे थे उससे देखा कि क्या क्या मैच हो रहा है, तो उन पॉइंट्स को अलग से एक नोटबुक में नोट किया, और फिर मॉक दिए। मॉक में जो गलतियां हुई उसको एनालाइज किया, फिर दोबारा मॉक दिए। तो वो चलता रहता है। आप एक बार इस लूप में आ जाओगे ना कि आपको रिवीजन करनी है, मॉक देना है, फिर रिवीजन करनी है, मॉक देना है, तो आपको अपने आप हैबिट हो जाएगी, फिर आपको मजा आने लगेगा चीज़ों को। तो भाई देखो, इसका भी मतलब इस छोटे से इंटरव्यू का भी अगर हम निचोड़ निकले, अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, कोचिंग कंप्लीट हुई आपकी, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। GS में आप बेस बनाने के लिए NCERT पढ़िए, फिर मॉक टेस्ट लगाए, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो तो 100% है। CGL टिका ही उसके बेस पे है भाई, चाहे इंग्लिश में, चाहे वोकैब हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, या मैथ्स में कोई भी टॉपिक हो, GS सेक्शन का जो भी हो। प्लस जो मृदुल ने एक बहुत अच्छी बात की कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो देखिए आप वो CGL के पैटर्न पे आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। खामखा आप उसको दे के खुश भी हो रहे हैं, ईजी सा था, आपने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, या टफ आ गया तो आपने उसको अपना डिमोटिवेट कर लिया अपने आप को। तो PYQ पहले कर लोगे तो आपको ये पता रहेगा कि किस लेवल पे आपका एग्जाम आता है। एक और जो अच्छी बात मृदुल की जो मुझे बहुत शानदार लगी, वो कि अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, अपने आप को एनालाइज करते हुए चलोगे, आप रिवीजन करोगे और फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, फिर रिवीजन करोगे, फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन वहाँ रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, दिमाग में तो है कि याद है, वो एक्चुअल में है नहीं, अप्लाई करने पर आते हो अप्लाई होती नहीं है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा इंटरव्यू 2023 में हमने मृदुल ये नई चीज़ की है कि हम छोटे छोटे इंटरव्यूज़ आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्रिया मृदुल का भी, और हर उस स्टूडेंट के लिए जो अपना समय, कीमती समय निकालते हैं, हमारे पास आते हैं, ठीक है, अपने टीचर से मिलते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो यार ये सबसे बड़ा स्पेशल गिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी मिल नहीं पाते। अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया, ऑनलाइन ही पढ़ा रहे होते हैं, तो खुशियाँ शेयर करने जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और परमपिता परमात्मा से यही दुआ कि जो लोग ये इंटरव्यूज़ देख रहे हैं वो भी बहुत जल्द सिलेक्शन ले। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ दुआओं से सिलेक्शन नहीं होता है, ये दिन रात मेहनत है इनकी। 2022 में मृदुल फेल हुए हैं, उसके बाद 2023 में 255 रैंक लेकर आना बहुत कठिन परिश्रम होता है, जो इस 12 मिनट की इंटरव्यू में, 15 मिनट के इंटरव्यू में बताया नहीं जा सकता। तो वो पीछे की मेहनत को आप प्लीज़ समझिएगा और यूँ ही मेहनत करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।